हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे द एनएफई फिजिक्स चैनल में। चलिए, हमारे यूनिट 1 के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 को, हमारे कोर्स बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के नई शिक्षा नीति के तहत। आई होप अब आप लोगों का, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज से जुड़े स्टूडेंट्स का अब तो रिजल्ट भी आ गया है और त्यौहार वगैरह भी चले गए हैं, तो मेरे ख्याल से अब क्लासेस भी आप लोगों के कॉलेजों में चालू हो जाएगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग भी अपना सिलेबस जल्दी-जल्दी आगे करते हैं। भई एक यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड जितने मटेरियल्स वगैरह हैं वो भी हमने आपसे शेयर किए हुए हैं। उस फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप के डाउट्स मिलते हैं या किसी टॉपिक पे उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे किसी भी वीडियो पे जाके, हम उस पे बिल्कुल आपको स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कराएँगे। अब हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के हीट एंड थर्मोडायनामिक्स टाइटल के इस पेपर में हम अपने अगले यूनिट, सेकंड यूनिट की ओर मूव कर रहे हैं। डिटेल सिलेबस मैंने बहुत पहले ही आपको शेयर किया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर स्टूडेंट के पास हमारे इस पेपर के सिलेबस का सीट तो आपने ज़रूर रखा होगा। व्हाटएवर आप उसको हार्ड कॉपी में रखे हैं, सॉफ्ट कॉपी में रखे हैं, बट यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर से इस यूनिट में क्या-क्या टॉपिक्स हैं, उसे ज़रूर आप उस सिलेबस के सीट से देख ज़रूर लें भई, है ना? क्योंकि हमें अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करते चले जाना है। तो मोस्टली हमारा यूनिट नंबर 2, जिसका टाइटल है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल या ऊष्मागतिकी विभव, इस टाइटल का बना है और अधिकतर ये मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली है मतलब थोड़ा-सा इसमें अपन को मैथ्स के इक्वेशंस में फिजिक्स की बात करनी है, थ्योरी इसमें बहुत कम है। और साथ ही साथ आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक पेपर आप लोग मेरे ख्याल से पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जनरली मैथ्स में प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे। तो थोड़े से पार्शियल डिफरेंशिएशन की, आंशिक अवकलनों की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे हमारे इस यूनिट में यूज करेंगे। तो अगर आपको वो चीज़ यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा, तो आप मैथ्स में जब उसको पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर्टी आपको एग्ज़ैक्ट वहाँ पे मेल खाएगी और आपका कांसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस यूनिट में हमें टाइटल जैसे दिया हुआ है कि ऊष्मागतिकी विभव या थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या है। तो जैसे आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेम में सॉरी सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने एक पेपर पढ़ा था हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। तो उसमें पोटेंशियल का मतलब होता है कि क्या चीज़ है जो चार्जेस को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करा सकता है। और थर्मोडायनामिक्स के कंडीशन में, ऊष्मागतिकी के केस में हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं भई कि टेम्परेचर को कैसे हम मूव करा सकते हैं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको मूव कराने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। उस पे बेस्ड हम टेम्परेचर, हीट को टेम्परेचर वाइज़ कैसे मोशन करा सकते हैं और कैसे उसको हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या अदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जिसमें गैसेस की स्टडी है और जो पदार्थ हैं उनके फेज़ ट्रांज़िशन हैं, उनके गुणों के बारे में, बिहेवियर के बारे में कैसे हम इन सब का यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं, उसी के लिए ऊष्मागतिकी विभव का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ऊष्मागति विभव जो है, जो जितने वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टडी के लिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो रहेगा। तो जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है। ठीक है? वर्क डन है एंड हीट रिक्वायर्ड है। इतना चीज़ आप पहले यूनिट तक पढ़ चुके हैं। अब कुछ और वेरिएबल हम लोग इस हमारी यूनिट में पढ़ेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, वो सब चीज़ आएगा। तो भई यहाँ पे हमें चूँकि टूल इकट्ठा करना है, तो टूल इकट्ठा करने का सबसे पहला काम मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट होता है। मैक्सवेल ने थर्मोडायनामिकल जो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच आपसी संबंध के 4 इक्वेशन दिए, ठीक? जो कि उनके नाम से ही जाना जाता है, मैक्सवेल की ऊष्मागतिकी संबंध या समीकरण, ठीक? तो विभव पे पहले मैक्सवेल इक्वेशन को अपन स्टडी करेंगे, उसके बाद एक-एक करके वन टू वन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो हैं हमारे, उनके बारे में आएँगे अपन को, ठीक? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहता क्या है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम की सहायता से, तो प्रथम और द्वितीय नियम के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक?
तो उन दोनों नियमों की सहायता से मैक्सवेल ने 4 मैथमेटिकली ऊष्मागतिकी समीकरणों को प्राप्त किया है, जो कि विभिन्न ऊष्मागतिकी चरों वेरिएबल्स डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, जैसे एग्जांपल के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी के मध्य विभिन्न ऊष्मागतिकी अवस्थाओं में, यहाँ पर विभिन्न ऊष्मागतिकी अवस्थाओं कहने का मतलब है जैसे समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, उनका जो मिक्स और अलग-अलग जो अपन कंसेप्ट में लेके चलते हैं, उन अलग-अलग जिस टाइप का आपको वर्क चाहिए, उस टाइप के कंडीशन अवस्थाओं पे ये समीकरण हमको निर्भरता विभिन्न ऊष्मागतिकी चरों के बीच तथा संबंध की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये 4 नियम मैक्सवेल ने मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को सॉल्व करके लेके आया था। तो आज हम पहले इस फाउंडेशन को जानेंगे, इनके डेरिवेशन को देखेंगे और फिर इनकी सहायता से एक-एक करके थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को के जो नए टर्म्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। ठीक? तो आज हमारा मेन यहाँ पे टारगेट है मैक्सवेल के 4 ऊष्मागतिकी संबंधों को डिराइव करना और उसको रिमेंबर करने के तरीके सीखना या याद करके चलना है, क्योंकि इसके 50वें एप्लीकेशन है भाई आगे चल के, और वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शुरू ही इसके इक्वेशन से होगा और इक्वेशन यदि याद नहीं है तो दिक्कत करेगा। तो ये क्या है, क्या चीज़ है, ये इस पैराग्राफ में लिखा है हमने। अब स्टार्ट करते हैं, कैसे इसका प्रूफ करेंगे हम लोग। तो भाई ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम लोग जानते हैं कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और dw कहने का मतलब है pdv। और यहाँ से अगर मैं इंटरनल एनर्जी, जो कि अपने आप में एक ऊष्मागतिकी विभव है, पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू लिखूं तो du इज इक्वल टू dq माइनस pdv, इक्वेशन 1 मिलेगा। सेकंड थर्मोडायनेमिक्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि dq इज इक्वल टू tds, ये मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे सेकंड लॉ का। तो यहाँ पर dq के जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी tds इक्वेशन 1 में। देन फाइनली यू हैव अ इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ tds माइनस pdv, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर आपको मैथमेटिकली जो चीज यूज करनी है उसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे अपन। इक्वेशन नंबर 2 को याद रखेंगे, क्या है जी, du कैपिटल U इज इक्वल टू TDS माइनस PdV। अब हम मानते हैं कि ये जो U है हमारा, जो इंटरनल एनर्जी U है, वो एंट्रोपी S और वॉल्यूम V में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल X और Y का कुछ फलन है, जहां पर X Y प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या एंट्रोपी चारों में से कोई भी हो सकता है ना। हम एक डिफाइंड करते हुए एक्स और वाई को इस तरह से ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारा आंतरिक ऊर्जा है वो इस तरह के दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू दिया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपको डी यू लिखना है, डी यू ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकली जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर पढ़ेंगे तो डीप में ये कैसा होता है, वहां पे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। ये याद रखें कि यदि कोई फंक्शन कंप्लीट अपने आप में किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इंटरनल एनर्जी का डी यू, तो उसको अपन दो वेरिएबल के फॉर्म में इस टाइप से सेपरेट करते हुए लिख सकते हैं। कैसे, ये डी है और ये डेल है। ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव को डेल अपॉन डेल एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डी यू इज इक्वल टू, फॉर यूर डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y कांस्टेंट, और dx प्लस डेल u अपॉन डेल y x कांस्टेंट dy। तो चूंकि जो du लिखा था आपका, ये जो कैपिटल du लिखा था, उसको दो वेरिएबल चर आपने डिफाइन किया भाई कि x और y था, तो x के dx और प्लस dy के फॉर्म में लिखने के लिए आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका कहने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं कब, जब y कांस्टेंट हो। ठीक, तो वो वाला पद किसका कहलाएगा, dx का कहलाएगा। और जब इंटरनल एनर्जी को आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, जब x कांस्टेंट हो, तो वो वाला टर्म किसके लिए हो जाएगा, dy के लिए हो जाएगा। बेसिक सा चीज है। पहले u जो है सिंगल फंक्शन था, हमने डिफाइन कर दिया कि मान लेते हैं एंट्रोपी और वॉल्यूम में वो दो चरों से मिलके बन रहा है, x और y से, तो भाई हमारे ऑपरेटर को उन दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। सो दैट्स द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेशन। सिमिलरली अगर हम एंट्रोपी को भी डिफाइन करते हैं कि वो भी x और y के दो वेरिएबल से मिलके बना है, तो उसे भी आप ऐसे इस तरह से लिखेंगे, सेम
मैथमेटिकली प्रोसेस से। और यदि हम बोलते हैं कि वॉल्यूम भी हमारा इन दो वेरिएबल से मिलकर बनता है या इस पे निर्भर करता है, तो उसे भी आप इस तरह से लिखेंगे। तो आई होप आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। कंप्लीट ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर को दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट दिखाने के लिए हमें इस तरह से उस फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक, तो जैसे ही आप ये तीनों du, ds और dv को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तब हम ले जाके इस सारी चीजों को इक्वेशन नंबर हमारे 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे du की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ds की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर dv की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं तीनों चीजों को जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है उसको ले जाके हम लोग कहाँ रख दिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हियर यू हैव du था तो du की वैल्यू ये वाली, इस तरफ t ds था तो ये ds की वैल्यू, माइनस पी डीवी था तो माइनस पी और ये हो गई हमारी डीवी की वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या करना है, x और y वाले ऑपरेटर, ये dx और dx वाले इस टर्म को एक साथ जमाना है और इस dy और इस dy वाले टर्म को एक साथ जमाना है। तो अगले स्टेप में हम ये चीज करेंगे। देखिए जरा, ये हमने जमा दिया, dx ऑपरेटर वाला एक टर्म इस ब्रैकेट में है और dy ऑपरेटर वाला ये टर्म इस ब्रैकेट में है। ठीक है, ओके, मैं 1 सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मे बी स्टूडेंट्स को हाईलाइट ना हो रहा हो। ओके, ठीक है, डन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में, इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में इस ऑपरेटर dx और इस ऑपरेटर dy के गुणांकों की तुलना करनी है। तो इस तरफ क्या है जी, डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप कि अगर ब्रैकेट के बाहर y लिखा है मतलब y कांस्टेंट है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स कहने का मतलब है इंटरनल एनर्जी का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है। पार्शियली स्पष्ट है क्योंकि y कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही आप तुलना करेंगे कि एक तरफ x का एक तरफ y का, तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा और इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। यहां से हुआ। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 3 का, चूंकि यहाँ पे देखेंगे ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है और ये x पूरा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो इक्वेशन नंबर 3 का हमने डिफरेंशिएशन पार्शियली कर दिया y के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये वाला, आई एम सॉरी, और इक्वेशन नंबर 4 का हम लोगों ने, चूंकि ये डेल वाई था, उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में। देन फाइनली आपको ये मिलेगा जी, इस तरफ देखिए पार्शियली डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, क्योंकि इसका y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर अब यहाँ पे दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी लगेगी। पहला फंक्शन t, तो डेल टी अपॉन डेल वाई, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट। अच्छा, डेल s अपॉन डेल एक्स वाई वैसे ही रहेगा, तो सेम, प्लस क्या होता है जी, पहला फंक्शन वैसे ही रहता है, दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, तो t वैसी है, डेल टू s क्योंकि इसका होगा डेल टू एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स। जब दोनों आता है तो ये कांस्टेंट का टर्म वहां पे नहीं लिखा जाता क्योंकि दोनों आ गए उसमें ऑपरेटर। सिमिलरली इस वाले टर्म का डेल पी अपॉन डेल वाई एक्स कांस्टेंट, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई वैसी रहेगा, बीच में प्लस करेंगे लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस, पी वैसी रहेगा, इसका डबल होगा तो डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 का आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो फाइनली आपको ये नीचे वाला टर्म मिलेगा, ये दोनों। ठीक, अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स का, इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टी का। देखें क्या कहता है कि भाई जो इंटरनल एनर्जी होता है उसमें परिवर्तन कैसे कैसे होता है, आयतन और टेम्परेचर को बदलने से होता है। भाई किसी चीज का वॉल्यूम यदि बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सब्सटेंट आप पदार्थ आप लिए हैं, उसको एनर्जी मिल रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मान सकते हैं, है ना। और टेम्परेचर जी, ताप बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, ताप घटाएंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो चाहे आप V को dV मात्रा में बढ़ाइए या T को dt मात्रा में बढ़ाइए, ठीक है, या इसके जस्ट रिवर्स करिए, मतलब T को पहले करिए या V को पहले करिए, सब स्थिति में होना चेंज है कुल मिला के इंटरनल एनर्जी को ही, क्योंकि ये दोनों चीजों में डिपेंड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप डेल टू यू, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ऐसे कंडीशन में जो प्रोसेस आता है कि चाहे आप पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेट करिए, फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करिए, या उसी के जस्ट वाइस वर्सा करिए, तो ऐसा अगर कोई इक्वल का कंडीशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं यथातथ अवकल समीकरण या फिर
परफेक्ट डिफरेंशियल, ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर पढ़ेंगे मैथ्स में तो वहां और आपको क्लियर होगा। इस ऐसे तो बहुत सारे आप मैथ्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे वहां पे कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया प्रॉब्लम अपने आप में यथातथ या परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो उसमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे और इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे बात फिजिकली आ रही है कि भाई इंटरनल एनर्जी जो है वी और टी पर डिपेंड करेगा। अब चाहे डीवी मात्रा में पहले करिए फिर डीटी मात्रा में करिए, या डीटी मात्रा में पहले करिए डीवी मात्रा में करिए, चेंज तो इंटरनल एनर्जी में इक्वल अमाउंट में होगा। देन फाइनली ये सिद्ध होता है कि ये यथातथ अवकल के कंडीशन को प्रूव करेगा। इसका मतलब डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई होगा। तो फिर हमारे इस समीकरण में इस तरफ डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, देन फाइनली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, देन आवर राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो फाइनली हम इस इक्वेशन को इक्वेट करके ऐसे लिखेंगे, एक तरफ ये वाला टर्म इक्वल टू एक तरफ ये वाला टर्म। ठीक, अब भाई चूंकि सेम कंसेप्ट से जो ds एंट्रोपी होता है वो और dv वॉल्यूम होता है वो दोनों भी परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं थर्मोडायनेमिकली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मतलब हम एंट्रोपी के लिए भी डेल टू एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स, एंड सिमिलरली वॉल्यूम के लिए भी इस प्रॉपर्टी को जस्टिफिकेबल है या ये चीज भी होल्ड करता है अपने आप में। एंड फाइनली ये वाले टर्म जहां जहां हैं वो इक्वेट हो जाएंगे यहाँ पे दोनों तरफ। मतलब जैसे यहाँ पे डेल टू एक्स अपॉन डेल वाई डेल एक्स है वो इक्वल टू के इस तरफ हमारा, एक मिनट ये वाला टर्म हम लोग देख लेते हैं। ये टर्म है स्टूडेंट्स हमारा डेल टू एस, ये देखिए डेल टू एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वाला टर्म क्या है हमारा डेल टू एस, ठीक, ये क्या लिखा है यहाँ पर जी डेल टू एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक, इक्वल टू के तरफ क्या है डेल टू एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और चूंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो फाइनली बोथ ऑफ साइड से ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो बचेगा क्या, उससे हम समेट के लिख लेते हैं, ये वाला टर्म ये वाले टर्म के साथ, ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ। तो फाइनली हम जब लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखें जरा, तो ये बच के ये इक्वेशन आ जाता है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, ये वाला इतना बचा हमारे पास, क्लियर है इतना। अब हमको अलग अलग पेयर में थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल को लेके जब इस पे अपन एक्शंस अप्लाई करेंगे तो हमको फिर एक एक करके मैक्सवेल के वो इक्वेशंस मिलते चले जाते हैं। तो देखिए ये समीकरण 5 ही जो है क्या कहलाता है जी, मैक्सवेल के उष्मागतिकी समीकरण का सामान्य समीकरण है, जनरल इक्वेशन है। अब इसमें हम लोग ये जो वेरिएबल हम लोग सेलेक्ट किए थे एक्स और वाई, उसको अलग अलग सेट के अकॉर्डिंग एंट्रोपी वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम, एंट्रोपी प्रेशर और टेम्परेचर प्रेशर के फॉर्म में लेके 4 इक्वेशन हम प्राप्त करेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे एसवी, टीवी, एसपी और टीपी। तो कैसे, सबसे पहले हमारे इस इक्वेशन नंबर 5 में पहला समीकरण कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 5 में आप x के जगह पर s रखेंगे, जो स्मॉल x है उसके जगह पर कैपिटल S। मतलब अब हम डिफाइन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही हमने डिफाइन किया था ना भाई कि हमारा जो x और y है वो बिलोंग करता है किसको जी, P, V, T, S, ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो अब हम पेयर वाइज डिफाइन कर रहे हैं। पहला कंडीशन कि भाई हमने माना कि हमारा x जो है S है मतलब एंट्रोपी है, और y क्या है वॉल्यूम है मतलब हमारा कैपिटल V है। तो फिर क्या होगा, चलिए समीकरण नंबर 5 में देखिए क्या क्या मिलेगा। तो भाई ds अपॉन dx, और x को आप क्या बोले हैं s बोले हैं तो 1 हो जाएगा, ds अपॉन dx 1 होगा, कट जाएगा ds ds, dv अपॉन dy, तो dv अपॉन dy y को आपने v माना है तो ये भी 1 होगा, ओके। ds अपॉन dy, तो चूंकि ds क्या चीज है, ds है x का फंक्शन और उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है अपन को dy के रिस्पेक्ट में, जो कि v वॉल्यूम का फंक्शन है या y का फंक्शन है। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन तभी होता है जब फंक्शन उसी वेरिएबल में हो, x x का फंक्शन है तभी उस ऑपरेटर में आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डेल अपॉन डेल y ऑपरेटर है हमारा y का
और चूंकि जो x है हमारा किसका फंक्शन है जी, x का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव 0, तो फाइनली यू हैव डेल x अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल v अपॉन डेल x, क्योंकि v क्या है, y का फंक्शन है, देन फाइनली यू हैव 0। तो ये 4 टर्म मिले, उसको ले जाके आप इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा उसे देखें जरा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, तो देखिए डेल टी अपॉन डेल वी, ये वाला टर्म, तो डेल टी अपॉन वाई के जगह क्या रखोगे, वी रखोगे, और एक्स के जगह क्या रखोगे जी, एस रखोगे, क्योंकि माने हो यहाँ पर। तो डेल टी अपॉन डेल वी एस इज इक्वल टू, माइनस साइन ये वाला बचेगा, डेल पी अपॉन डेल एस, एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट क्या आएगा, वी आएगा। तो ये जो निकल के आया, टी डेल टी अपॉन डेल वी एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी, इट्स अ फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। विच सिचुएशन को होल्ड करेगा ये, चूंकि हमने एक्स और वाई को क्या लिया है जी, एस और वी लिया है। क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पर, एस कांस्टेंट है, देखिए बाहर में एंट्रोपी कांस्टेंट है और इस तरफ क्या है जी, वी कांस्टेंट है। मतलब ये कौन से सिचुएशन को एक्सपेंड कर रहा है, एंट्रोपी किस में कांस्टेंट रहेगी, किस सिस्टम के कब एंट्रोपी हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो आप देखेंगे। वॉल्यूम कम कांस्टेंट है, क्या कहते हैं उसको, सम आयतनिक प्रक्रम। तो सम आयतनिक प्रक्रम और एंट्रोपी जिस सिचुएशन में आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक, उस प्रोसेस वैसा अगर कोई सिचुएशन चल रहा है, तो इस थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन को, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके उस प्रकार के सिस्टम की स्टडी की जा सकती है। कोई वेरिएबल पता हो तो ये निकाल सकते हैं, ये हो तो ये निकाल सकते हैं, इस तरह से। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट पेयर उठाएंगे और सेम प्रोसेस इक्वेशन नंबर 5 में फॉलो करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट पेयर कौन सा है हमारा, टी और वी। तो अगला सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगा हमको, इक्वेशन नंबर 5 में x की जगह t रख लीजिए, y की जगह v रख लीजिए, तो भाई ये आपको मिलेगा, ये आप लोग अंडरस्टैंड करके देखिएगा, सेम चीज मिलने वाला है आपको। इक्वेशन नंबर 5 में जब आप ये चीज पुट करोगे तो ये मिलेगा, देन आफ्टर ये इक्वेशन मुझे मिलेगा, ठीक, कि डेल s अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t, डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v। याद रखेंगे ये d नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव है। यह समीकरण यह बताता है कि स्थिर तापमान पर, बाहर में क्या है जी, स्थिर तापमान, बाहर इसलिए कांस्टेंट है, आयतन में प्रति इकाई वृद्धि, आयतन में प्रति इकाई नीचे है, ठीक है, हर में है ये चीज डेल वी। तो प्रति इकाई वृद्धि पर एंट्रोपी में जो वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि करोगे प्रति इकाई, तो एंट्रोपी में देखो, आयतन बढ़ रहा है किसी चीज का तो मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं, एंट्रोपी भी बढ़ रहा है भाई। और कंडीशन किस चीज का है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। वो उसका जो मान निकलेगा, वो वॉल्यूम को अगर आप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक, और प्रति इकाई अगर आप टेम्परेचर में बढ़ोतरी करेंगे, तो वो दाब में वृद्धि के बराबर होता है। अब सिंपल सा हिसाब समझ लीजिए, भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना और वॉल्यूम को कांस्टेंट ना रखना किसी भी सिस्टम के लिए पॉसिबल बहुत कठिन चीज है। आप अगर कार को देख लीजिए या बाइक को देख लीजिए, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। उस इंजन का पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था कि सीसी फिक्स है, 150 सीसी का गाड़ी है कि 250 सीसी का गाड़ी है, या बुलेट है तो 350 सीसी का गाड़ी है। तो ये बता रहा है कि इस कंडीशन में जो चीज मिलना है वो आप इस कंडीशन में भी प्राप्त कर सकते हो। मतलब भैया आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दीजिए, चलिए 250 सीसी का इंजन बना दीजिए, और किस चीज को परिवर्तित करिए, ताप को परिवर्तित करिए। तो ताप को परिवर्तित करना तो हमारे हाथ में है भाई, पेट्रोल जलाइए, डीजल जलाइए, इंटरनल कंबंशन इंजन के प्रॉपर्टी का यूज करिए और प्रेशर में चेंज करिए। तो प्रेशर और टेम्परेचर में परिवर्तन करना एक फिक्स वॉल्यूम के लिए इजी है, और ये सिंपल एग्जांपल तो प्रेशर कुकर का भी है। तो उसका कहना है कि इस सिचुएशन को हम इस सिचुएशन के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जूझते रहें एक ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं और बार बार एंट्रोपी को चेंज करके देख रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी मेजरेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन से जो चीज निकाल के लाओगे वो इसके इक्विवेलेंट है। तो भाई हम एंट्रोपी जो मेजरेबल नहीं है वो भी मेजर कर पा रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम जो बार बार चेंज हो रहा है उसको मेजरेबल कर पा रहे हैं। तो वो चीज ये एज इन टर्म्स ऑफ वर्ड बताया। ओके, तो आगे और इसको आप लोग और डीप में जानोगे, फिलहाल इंट्रोडक्शनरी पार्ट के लिए इतना काफी है। थर्ड इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे जी, अगला पेयर चुनोगे, है ना। अगला पेयर क्या रहेगा कि पुट x इज इक्वल टू एस एंड y इज इक्वल टू पी,
देन फाइनली यू हैव दिस टाइप एंड फाइनली यू हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन del t अपॉन del ps कहाँ से आएगा, उसी इक्वेशन नंबर 5 से आएगा। एंड फाइनली इक्वेशन नंबर 5 में फिर से नेक्स्ट पेयर जब आप पुट करोगे x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू p, देन फाइनली ये मिलेगा और फाइनली फिर आपको ये इक्वेशन मिलेगा। फिर वर्ड में इसका भी एक मीनिंग है कि सम टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या परिवर्तन, समतापी परिवर्तन। दबाव में प्रति इकाई वृद्धि से एंट्रोपी में जो कमी होगी, अब याद रखना यहाँ पे कमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई किसी भी चीज के प्रेशर को बढ़ाओगे तो चीजें सिकुड़ेंगी और सिकुड़ेंगी तो एंट्रोपी में कमी आएगी। इससे जस्ट पहले जो थ्योरेटिकल इक्वेशन में डिस्कस कर रहा था उसमें हम लोग जो वॉल्यूम को बढ़ा रहे थे तो एंट्रोपी बढ़ रही थी, तो प्रेशर को अगर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी घटेगा। ठीक है, विजुअलाइज भी करिएगा इस चीज को, वो बराबर होता है कांस्टेंट प्रेशर पे यदि आप टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी करते हैं तो आयतन में क्या वृद्धि होगी उसके बराबर होता है। माइनस साइन के भी अपने सिग्निफिकेंस है, आगे और डीप में जानेंगे, फिलहाल हम डिराइव सीख रहे हैं। पहले तो निकालना पहचानना सीखिए इस इक्वेशन को। तो चारों इक्वेशन स्टूडेंट्स आप निकाल लेंगे इस तरह से। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि उष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम की आधार पर मैक्सवेल के चारों समीकरणों की व्युत्पत्ति कीजिए, मैक्सवेल के चारों समीकरणों को स्थापित करिए, उष्मागतिकी के चारों समीकरणों को मैक्सवेल के स्थापित कीजिए, तो इस तरह से फॉलो करके आपको यहाँ तक लेके निकालना है। इक्वेशन 1 2 देन दिस प्रॉपर्टी फॉर द पार्शियल डेरिवेशन एंड इक्वेशन नंबर 2 में इसको रखेंगे, देन इक्वेट करेंगे, यथातथ अवकल या एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन फाइनली फिर आप पेयर वाइज एस वी टी वी एस पी और टीपी रख के चारों समीकरण प्राप्त करेंगे। अब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है आगे चल के जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे मैक्सवेल इक्वेशन से, कि आखिर हम चारों इक्वेशन को कैसे याद रखें। तो ये इंपॉर्टेंट, ये शॉर्टकट आपको अपन को सीखना है कि भाई कोई हमसे रैंडमली थर्ड इक्वेशन पूछे तो भी हम बता सकें, कोई हमसे रैंडमली सेकंड इक्वेशन पूछे तो भी हम बता सकें, तो कैसे कर पाएंगे। उसके लिए ये छोटा सा शॉर्टकट है, उसे आप याद रखें। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, स्पोर्टिव। स्पोर्टिव एक बार, स्पोर्टिव मतलब एस पी टी और वी, ये 4 लेटर का हम लोग यूज कर रहे हैं और एक स्पोर्टिव वर्ड खाली याद रखने के लिए यूज कर रहे हैं। एक बार हम इन चारों वेरिएबल को क्लॉकवाइज जमाएंगे और एक बार इन चारों वेरिएबल को एंटी क्लॉकवाइज रीड आउट करेंगे। तो देखिए स्पोर्टिव एस पी टी वी, तो एस पी टी वी को एक बार क्लॉकवाइज कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे कैसे जी, एस पी टी वी, ये आप लोग समझ रहे हैं, लिखने का तरीका भी क्लॉकवाइज है। और एक बार हम इन पोटेंशियल्स को एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे। तो एस देखिए जरा, एस पी टी वी एस है ना, ऐसा एस पी टी वी एस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रख दिया आपने। अब बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे उसको माइनस साइन के साथ लिख लेना, क्योंकि वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। तो माइनस साइन हमने ले लिया यहाँ पे स्पोर्टिव के लिए, एसपीटीवी को क्लॉकवाइज में एक बार लिख लिया। अब कैसे बनते जाएगा इक्वेशन, कैसे लिखेंगे, इस पर्टिकुलर चीज का सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले लीजिए। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो कैसे लिखोगे जी इसको, अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लिखूंगा, डेल एस अपॉन डेल वी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। और चूंकि मैक्सवेल इक्वेशन में कुछ कुछ चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो ब्रैकेट लगाइए, और अगर यहाँ v है और इस तरफ t है तो यहाँ t कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर t है तो इस तरफ क्या कांस्टेंट रहेगा, v कांस्टेंट रहेगा। ये निकल गया। ये सिंपल कौन सा इक्वेशन है, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन आपने बना लिया। अब इसी पार्शियल डेरिवेटिव जो आप किए हैं उसमें इनके स्थान को परिवर्तित करिए, डेल टी डेल एस के जगह जाएगा, डेल एस डेल टी के जगह जाएगा। तो कहने का मतलब मैं कह रहा हूं कि डेल टी अपॉन डेल वी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन, इसको यहां लेके आया तो डेल एस, ऐसे। और भाई यहाँ पर v था तो यहाँ नीचे s आ गया है तो s कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर s था तो ये v है तो ये v कांस्टेंट हो जाएगा, और चूंकि आपने जगह चेंज किया है तो एक साइन यहाँ पर माइनस का लग जाएगा। तो ये मिल गया आपको, ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, तो ये ट्रिक है याद करने के लिए। चलिए अगले को भी देखते हैं, उसको कैसे करेंगे आप। तो देखिए जरा, अब हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज आप जो चीजें डिफाइन किए हो इसको
इसको भी एक बार पार्शियली डेरिवेट कर दीजिए, ठीक? पार्शियली हम इसको डेरिवेट कर देंगे, यहाँ पे देखिए, तो डेल एस अपॉन डेल पी और डेल वी अपॉन डेल टी, और जो यहाँ पी है तो टी कांस्टेंट, यहाँ टी है तो पी कांस्टेंट। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? फोर्थ इक्वेशन हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे चीजों को इंटरचेंज कर लीजिए, डी टी के जगह डेल एस के जगह डेल टी ले जाइए, डेल एस के जगह डेल टी ले जाइए, तो डेल टी अपॉन डेल पी, और यहाँ पे हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और चूंकि नीचे एस आ गया है तो कॉन्स्टेंट्स बदल जाएंगे एस और पी, एंड देन फाइनली यू हैव फर्स्ट इक्वेशन। तो इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के इस मेथड से आप कभी भी आप चारों मैक्सवेल इक्वेशंस को याद कर पाएंगे, याद रखेंगे। इससे सेकंड और फर्स्ट मिलता है, और इससे फोर्थ और थर्ड मिलता है। और एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आइडियली डिफाइन नहीं है, मतलब मैक्सवेल ने इसको स्वतंत्र रखा है। आप इक्वेशन नंबर 4 को भी फर्स्ट बोल सकते हो, इक्वेशन नंबर थर्ड को भी सेकंड बोल सकते हो। कुल मिला के ये 4 इक्वेशन आपको निकालने आना चाहिए, फंडा ये है, ठीक। और जैसी जरूरत रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपन यूज करेंगे। कई सारी किताबों में ऐसा होता है, कई सारी किताबों में अगर यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन बोल रहा हूँ तो किसी राइटर के किताब में वो थर्ड इक्वेशन लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें थर्ड बोलता है तो दूसरे बुक में सेकंड। आपको ये 4 फॉर्म्स जो हैं ये आइडेंटिकल है, ये हमेशा निकल के आएंगे। तो ये हमने सीखा कि इसको शॉर्ट हैंड में कैसे हम याद रखेंगे। तो ये टॉपिक मैक्सवेल का पार्ट 1 है इक्वेशन का, स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मैथमेटिकली फिर से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स जो डिफाइन है एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स फियर एनर्जी के फॉर्म में मैक्सवेल इक्वेशंस को एक बार और निकालेंगे, उस फॉर्म में भी पूछ सकता है। और उसके बाद हम मूव करेंगे इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशंस के एप्लीकेशन पे, कि इन इक्वेशंस का कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे एप्लीकेशन होता है, और जो टॉपिक में है, सिलेबस में है, उन्हीं पे बात करेंगे, और उन्हीं से क्वेश्चन डेफिनिटली आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अंडरस्टैंड हुआ होगा, अच्छे से इस पे कॉन्सेप्ट बनाइए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अपने नए क्लास पे। ओके, थैंक यू।